हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में जो प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके पार्ट बी के सेक्शन 5 के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी पार्ट ए सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड यानी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस और पार्ट बी के 2 मार्कर सेक्शन थर्ड एंड पार्ट बी का सेक्शन फोर्थ यानी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं। इन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल के दे दूंगा या फिर कमेंट पिन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 36 पार्ट बी सेक्शन 5 यहां से स्टार्ट होता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बड़े क्वेश्चन है, वैसे भी 5 नंबर वाले होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल्स दिस, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको। तो आपसे सबसे पहले ना ए इनवर्स की वैल्यू पूछी गई है। फिर आपसे बोला हुआ है कि यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायरेक्टली निकाल लो, जितना जल्दी करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके लिए बनेगा 2 टाइम्स, यानी यहाँ पर -4 + 4। ठीक है, और ये +3 हो जाएगा और फिर आपका ये बनेगा -6 + 4। ठीक है, और ये +5 इंटू 3 - 2। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है बच्चों आपके लिए, ये वाला तो 0 हो जाएगा। 4 - 6 -2 इंटू 3 यानी -6, और ये आपका 3 - 2 1 इंटू 5 यानी +1। तो 5 - 6 यानी -1 आ गया। और अगर -1 आया, इससे हमें कंफर्मेशन ये मिल गई, ये 0 नहीं आया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया ना। तो बस इससे हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि ए इनवर्स तो पक्का एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स तो पक्का एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया आपको एडिशनली। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए मुझे कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर्स लिखने के लिए हम लोग A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है बच्चों, और लास्ट वाला आपका यानी A31, A32, A33। और इनके साइंस पहले ही लगा लो आप लोग। प्लस माइनस याद है आपको, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का, और ये भी माइनस का आएगा। स्पेशल फोकस तो माइनस वालों पे करना चाहिए, वही गलती करवा देते हैं अक्सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालते हैं, ताकि हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखें और फिर ए इनवर्स भी आ जाएगा, है ना। चलिए A11 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, बताइए। A11 की वैल्यू क्या आने वाली है, तो A11 -4 + 4 यानी 0 आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा आपका। A13 आपका 3 - 2 यानी 1 बनने वाला, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा A21 को भी देख लेते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 - 5 यानी 1 आएगा, लेकिन आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ध्यान रखना। अब A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में अगर आप चलेंगे तो -4 - 5 यानी माइनस का 9 आ रहा है बच्चों। ठीक है, फिर A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 - 3 यानी 2 + 3 ब्रैकेट में आएगा, लेकिन बाहर एक नेगेटिव फ्री में बैठा हुआ है। A31 तो यहाँ पर बनेगा 12 - 10 दैट इज 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ A32, तो -8 - 15 माइनस का 23, लेकिन आगे एक नेगेटिव आपका वेट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव होने के लिए। A33 4 -9 हो जाएगा, यानी 13 बन जाएगा आपका फाइनली ये। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली ए इनवर्स लिखूंगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बात समझ आ रही है, थोड़ी स्पेस की यहाँ पर कमी है ना। तो ए इनवर्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए, देखो डायरेक्टली ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है कि यहीं से आपको सीधा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। बस उसे आप ये 1/-1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी सभी को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो 0 - 2 -1, ये बनेगा 1 9 5, ये बनेगा -2 -23 एंड -30। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका आ गया ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसका यूज करके हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिखते हैं, है ना। मैट्रिक्स ए क्या होता है, जो कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनता है फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। तो जैसे हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे ना, तो वो हमारे क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स ए के जैसा ही बन जाएगा। बात समझ आ रही है, तो अच्छी बात है, बनने दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैट्रिक्स ए तो यही हो जाएगा, गिवन है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं आपके लिए।
तो मैट्रिक्स ए तो गिवन हो गया, जो ऑलरेडी गिवन है सेम बनेगा। फिर एक मैट्रिक्स एक्स लिखते हैं जहां पर हम वेरिएबल लिखते हैं, यानी एक्स वाई जेड, है ना बच्चों। फिर एक मैट्रिक्स बी लिखते हैं जहां पर हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, तो अपने कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं फ्रॉम द इक्वेशन। सो लेट मी टेक इट। तो 11 माइनस 5 माइनस 3, सो 11 माइनस 5 माइनस 3। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं फर्दर, ठीक है ना। अब ए इनवर्स की वैल्यू तो आप लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, सो दिस वाज 0 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज 195 माइनस 2 माइनस 23 माइनस 13। सो लेट मी कंपेयर एक बार, माइनस 2 माइनस 23 माइनस 13 लास्ट वाला कॉलम, फिर 195 0 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है बिल्कुल। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई और ये रहा आपका मैट्रिक्स बी बच्चों, ठीक है। अब इनको ना मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0 और माइनस 5 प्लस 6 यानी 1, ये माइनस 22 और माइनस 45 और ये आपका 69 प्लस का। तो इनको सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या बनने वाला है आपके लिए, तो ये आपका 67 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले में माइनस 11 और ये माइनस 25 एंड ये आपका प्लस का 39, तो ये क्या बनेगा आपके लिए 3 बन जाएगा। चेक कर लो एक बार, ठीक है बच्चों। इतनी बात क्लियर है सबको, डन। तो बच्चों एलएचएस में क्योंकि हमारे लिए मैट्रिक्स एक्स दिया हुआ था ना, तो मैट्रिक्स एक्स क्या था, सो मैट्रिक्स एक्स था एक्स वाई जेड, इस तरीके से। तो यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये कंसेप्ट लगाएंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर मैट्रिसेस इक्वल्स होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, बस यही तो हमसे पूछा हुआ है। अब एक बात और बता रहा हूं आप लोगों को मैं, आपको आंसर मिल गया ना वेरिएबल का बच्चों, तो इन वेरिएबल्स को अपने गिवन इक्वेशंस में दोबारा पुट करके देख सकते हो। कुछ सेकंड लगेंगे, आपका आंसर सही है ये कंफर्म हो जाएगा। कई बार ना गलती हो जाती है कोफैक्टर्स निकालते हुए या डिटर्मिनेंट निकालते हुए, इसलिए आंसर कंफर्म कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो अल्टरनेटिव ये रहा आपके सामने, पढ़िए ध्यान से क्या दिया हुआ है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, मैट्रिक्स ए गिवन है, हमको ये पूरा शो करना है, ठीक है। और फिर हमें ए इनवर्स भी निकालना है। इन माय व्यू ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है, तो ध्यान से अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, यानी ये लिखा आपने मैट्रिक्स ए, फिर ये रहा आपका अगला एलिमेंट और ये रहा आपका नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अगेन आपको मैट्रिक्स ए लिखना है, सो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और फिर 1 माइनस 1 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जरा क्या आएगा ए स्क्वायर का वैल्यू देख लेते हैं। सो 2 2 जा 4 1 5 यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा, माइनस 2 यानी माइनस 4 माइनस 1 यानी माइनस 5, ठीक है। फिर ये 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 2 यानी 5 बन जाएगा ये भी, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं, अगले वाला क्या बनेगा, माइनस टू यानी माइनस 4 माइनस 1 यानी अगेन माइनस 5, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाला 1 4 यानी 5 प्लस 1 यानी 6 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3 माइनस 2 यानी माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 1 3 यानी ये 5 हो जाएगा। कितने अच्छे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, 6 5 माइनस 5 ऐसा कुछ। एनीवे तो ये 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3 माइनस 2 फिर से माइनस 5 हो जाएगा ये। अगले वाला 1 1 2 टू द 4 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब लगे हाथ यहाँ पर ए क्यूब भी निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब यानी क्या करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर कर लेंगे, या ए स्क्वायर इंटू ए भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 माइनस 1 1, दिस इज माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 और ये आपका ए स्क्वायर दैट इज 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5, ठीक है। दिस इज 5 माइनस 5 एंड 6। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा हम लोग। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2 6 12 माइनस ऑफ माइनस 5 यानी 17 प्लस 5 यानी 22 आ जाएगा ये। फिर आगे चलते हैं, माइनस 10 और माइनस 6 यानी माइनस 16 माइनस 5 यानी माइनस 21 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 10 15 यानी 6 यानी 21 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, माइनस 6 माइनस 10 एंड माइनस 5 यानी अगेन माइनस 21। तो फिर आगे बढ़ते हैं जरा, 5 17 यानी 5 यानी अगेन 22 आएगा यहाँ पर।
और फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं तो -5 -10 यानी -15 -6 यानी -21, ठीक है। फिर आपका 6 5 11 10 यानी 21, फिर आपका -5 -6 -11 और -10 दैट इज -21, ठीक है। लास्ट वाला 5 एंड 5 10 एंड 12 दैट इज 22। तो ये a क्यूब की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब हमें क्या करना है कि a क्यूब, a स्क्वायर, मैट्रिक्स a और यूनिट मैट्रिक्स, इनकी वैल्यू यहां पर डालनी है LHS में और प्रूव करना है कि वो RHS के इक्वल आएगा, समझे। यानी यहां पर इन्होंने 0 दिया हुआ है, लेकिन 0 की जगह ये O होना चाहिए था, यानी ये नल मैट्रिक्स आएगा। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं, जरा वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लेंगे LHS। तो LHS क्या है आपका, a क्यूब -6 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स मैट्रिक्स A -4i, ठीक है। यहाँ पर a क्यूब की वैल्यू डाल लेते हैं जरा। तो a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सो दैट इज 22 -21 21, 22 -21 21, again we have -21, then we have 22, then we have -21, then we have 21, then we have -21 and then we have 22 here, ठीक है। फिर -6 टाइम्स मैट्रिक्स A का स्क्वायर। अब मैट्रिक्स A का स्क्वायर करेंगे तो मैट्रिक्स A का स्क्वायर यानी यहाँ पर आप देख सकते हो 6 -5 5 दैट इज 6 -5 5, ठीक है। फिर आपका -5 6 -5, फिर यहाँ 5 -5 एंड 6, ठीक है बच्चों। प्लस 9 टाइम्स मैट्रिक्स A। तो 9 टाइम्स मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है, सो दैट इज 2 -1 1 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। -4 टाइम्स यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का लेंगे हम लोग, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है बच्चों। बात क्लियर है सबको यहाँ पर, डन, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। अब इन सभी को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो ये बनेगा 22, यहाँ से आएगा -36 और यहाँ से +18 और यहाँ से -4, समझ रहे हो। सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंगली मैं ऐड करते जा रहा हूं। अगले में आपका -21 प्लस का 30 माइनस का 9 और ये तो आपका 0 ही रह जाएगा, लिखना चाहो तो लिखो वरना मत लिखो। फिर 21 -30 एंड +9, फिर से आपका ये 0 लिखना है तो लिखो। अब मैंने +0 लिख दिया, -0 लिख लो यार, क्या फर्क पड़ेगा। खैर आगे चलते हैं। तो -21 फिर आपका प्लस का 30 और फिर -9 और ये 0 वाला तो अब लिखने का मन ही नहीं कर रहा, बट कोई नहीं। ये 22 और ये -36 और ये प्लस का 18 और फिलहाल अब मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनली तो दिस इज -21 प्लस का 30 एंड देन माइनस का 9। लास्ट वाले में 21 और ये -30 एंड प्लस का 9, फिर यहाँ पर -21 प्लस 30 एंड -9। अब इसके बाद यहाँ पर आपका 22 फिर -36 प्लस 18 और ये लास्ट में आपका -4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इन सभी को अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका 40 -40 यानी 0, ये भी आपका 0 और ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, फिर ये भी आपका 0, फिर ये भी 0, फिर ये भी 0 और फिर आपका ये भी 0, ठीक है। तो सारे एलिमेंट 0 हो ही गए, तो बस ये आपका नल मैट्रिक्स बन गया। बस यही आपको प्रूव करना था बच्चों। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर एक काम और भी करना है, क्या काम करना है, क्वेश्चन में वापस लौटो। हमसे बोला हुआ है कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब इस वर्ड पे फोकस करो। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब जो रिजल्ट अभी आपने प्रूव किया है ना, उसी का यूज करो और ए इनवर्स निकालो। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये काम मत करना आप लोग कि यहाँ पर पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो फिर कोफैक्टर निकालो, बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर ये हेंस, इसका मतलब क्या है, फिर समझा तो दिया मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चन में। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अब हम लोग, क्योंकि ये रिजल्ट ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, ये वाला रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, बोथ साइड ए इनवर्स से ना प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ ए क्यूब को मैंने ऐसे लिखा है, ए स्क्वायर को ऐसे लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है। प्लस 9 टाइम्स ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 टाइम्स ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स ए इनवर्स इंटू ओ हो जाएगा, यानी नल मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालना है, इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है।
ए इनवर्स इंटू ए, ये आपका आई बनेगा, ठीक है, और ये भी आपका आई बनेगा, और ये भी आपका आई बनेगा, और ये तो आपका ए इनवर्स ही रहेगा, आरएचएस में नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा ये आई इंटू ए स्क्वायर माइनस 6 IA प्लस 9I, ठीक है, माइनस 4A इनवर्स इक्वल्स O, ठीक है। आपको A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स वाले को एक तरफ करो, यानी 4A इनवर्स उधर ले गया, बाकी सब यहीं रह जाएंगे, A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 9I, ठीक है। अब हमारे पास इन सब की ना वैल्यूज हैं। A स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बच्चों, तो 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5, दिस इज 5 माइनस 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें माइनस 6 टाइम्स मैट्रिक्स ए कर दो, तो 6 टाइम्स मैट्रिक्स ए करेंगे तो ये 12 बनेगा, और ये आपका माइनस 6, ये आपका 6, ये माइनस 6, ये 12, ये माइनस 6, ये 6, ये माइनस 6 और ये 12, ठीक है। अब इस पूरे में प्लस 9 टाइम्स मैट्रिक्स आई कर देंगे हम लोग, तो 9 टाइम्स मैट्रिक्स आई करेंगे, डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर मैं, सो 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हमें मिलेगा 4 टाइम्स ए इनवर्स, उसके बाद 4 से डिवाइड करते ही ए इनवर्स आ जाएगा, सो लेट मी राइट इट, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, डायरेक्टली कर रहा हूं, थोड़ा स्पेस की कमी है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं जरा, 9 6 15 माइनस 12 दैट इज 3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका प्लस 6 माइनस 5 यानी 1, और फिर आपका आएगा 5 माइनस 6 यानी माइनस 1, ठीक है। अगले में माइनस 5 और ये आपका प्लस 6 और वो तो 0 ही है यानी ये 1 रहेगा, फिर आपका बनेगा 3, ठीक है बच्चों, और फिर आपका माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 6 यानी ये आपका 1 आ जाएगा, फिर लास्ट वाले में 5 माइनस 6 यानी माइनस 1 यानी यहाँ माइनस 1 आएगा, फिर माइनस 5 और प्लस 6, ठीक है, यानी ये प्लस 1 आएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा बच्चों। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। तो 3 1 माइनस 1 रो 1 में, 1 3 1 रो 2 में, माइनस 1 1 3, ये आपके लास्ट वाले रो में हो जाएगा, और बाहर 1/4 तो आपको दिख रहा है। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा था, काफी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले चैप्टर में से। यहाँ पर हमें इस पॉइंट का ना इमेज पूछा हुआ इस प्लेन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मान सकते हो अपने एग्जाम के लिए बच्चों। ये आपका प्लेन है, डायग्राम बना देता हूं आपको समझाने के लिए। ये आपका प्लेन है बच्चों, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। जो भी पॉइंट गिवन है उसको पॉइंट P मान लो, -1 3 4, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, यहां से ना एक परपेंडिकुलर ले लो, मान लो इसे पॉइंट M, ठीक है। यानी मैंने क्या किया कि MP या PM एक ही बात है, ड्रॉ कर दो ऑन द प्लेन पाई, ऐसे परपेंडिकुलर। अब यहां से क्योंकि मुझे इमेज निकालना है, तो जितना ऊपर पॉइंट P है ना प्लेन के, उतना ही नीचे की तरफ आपका इमेज बनेगा, और इमेज को अगर मैं ऐसे एज्यूम कर लूं h, p, s, तो मुझे यही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट Q के लिए। यहाँ पर हम लोग इस फैक्ट का यूज करेंगे कि अगर MP परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा ना, प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर बनेगा आपके लिए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, MP लाइन और नॉर्मल वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। तो इससे हमें फायदा ये मिलेगा कि हमें इक्वेशन मिल जाएगा, किसका इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PM, ठीक है। इक्वेशन लिखने के लिए हमें पॉइंट चाहिए MP लाइन के ऊपर या PM लाइन के ऊपर, तो पॉइंट तो ये रहे है ना, x1 y1 z1, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस ऑफ -1 ऐसे, और फिर y माइनस 3, ठीक है, और फिर z माइनस 4, और डिनोमिनेटर में drs लिखने होंगे मुझे, किसके drs, तो MP लाइन के drs। तो MP लाइन के drs वही होंगे जो प्लेन के नॉर्मल के drs होंगे, तो प्लेन के नॉर्मल के drs यहां से हम लोग लिखेंगे, तो drs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन पाई, तो क्या बनेगा drs बच्चों, तो 1 माइनस 2 0, यहाँ पर डाल दो 1 माइनस 2 0, ठीक है बच्चों। इसे लैम्डा के इक्वल ऐसे रख दो, और यहां से आप लोग निकाल लो रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो रैंडम पॉइंट जैसे ही आप लिखेंगे ना, रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन PM, तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, इसको हम पॉइंट M एज्यूम कर लेंगे फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, समझे। तो ये बनेगा आपका x की वैल्यू लैम्डा -1, तो यहां से आपका बनेगा 3 माइनस 2 लैम्डा, और ये बनेगा 0 लैम्डा प्लस 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट M जो है ना, दिस पॉइंट M मस्ट सेटिस्फाई द प्लेन,
फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं, जरा क्या होता है देखते हैं। तो आपको एक्स वाई जेड की जगह प्लेन में पुट करना है, तो एक्स की जगह लैम्डा -1, ठीक है, -2, वाई की जगह 3 - 2 लैम्डा, और जेड वाला तो है ही नहीं, अच्छी बात है, इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करते हैं तो लैम्डा और ये आपका बनेगा 2 × 2 = 4 लैम्डा, और ये -6 यानी प्लस का 7 इधर आ जाएगा, तो लैम्डा बन जाएगा 7/5। ठीक है बच्चों, अब इस लैम्डा की वैल्यू को पॉइंट एम में डाल दो। जैसे ही पॉइंट एम में डालोगे ना, तो यहां से आपको मिलता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो पता होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू को यहां डालेंगे तो 7/5 - 1, तो क्या आएगा भैया 7/5 - 1, और फिर यहाँ पर 3 - 14/5 हो जाएगा, और ये 4 तो है ही। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 2/5, और ये बनेगा 1/5, और ये तो 4 है ही। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि पॉइंट Q अगर P का इमेज है इन द प्लेन गिवन प्लेन पाई, तो फिर M यहाँ पर मिड पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि Q उतना ही नीचे है प्लेन के जितना P ऊपर है प्लेन के, समझे। तो यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि M इज द मिड पॉइंट। तो M अगर मिड पॉइंट है ना, किसका मिड पॉइंट है बच्चों, सो M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग कैसे निकालेंगे M को, तो हम लोग निकालेंगे H प्लस ब्रैकेट में -1/2, यानी H -1/2 ही लिख दो, फिर आपका P प्लस 3/2, ठीक है, और फिर आपका S प्लस 4/2, समझे। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। ये तो हमने M निकाला है, लेकिन M तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाला, और एक हमने ये पूरा कंसेप्ट यूज करके निकाला। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे आ जाएगा। यहां पर जैसे ही आप लोग कंपेयर करेंगे ना, क्या कंपेयर करना है, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स। तो कंपेयर करेंगे तो आपको h की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, सो 4/5 + 1, 4/5 + 1, दैट मीन्स 9/5 मिलेगा। एक बार चेक करो, ठीक है। और फिर p की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो 2/5 - 3, तो 2 - 15 यानी माइनस का 13/5 मिलेगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जरा s की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 × 2 = 8 - 4 यानी 4 आ जाएगा s की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हमें HPS की वैल्यू मिल गई। तो बस जो हमें इमेज निकालना है वहां पर डाल दो इन सब की वैल्यू। तो 9/5, -13/5, तो ये आपका रिक्वायर्ड इमेज आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलें आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा देखते हैं। इसमें भी एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है हमें। यस, वी हैव एन अल्टरनेटिव हियर। एक्चुअली क्या होता है ना, सेक्शन 5 के हर क्वेश्चन में अल्टरनेटिव है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है कि शो दैट द लाइंस, दो लाइंस है और ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमें शो करना है। फिर हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, और फिर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स दीज टू लाइंस, हमें ये भी लिखना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, कि जो भी लाइंस आपके सामने है ना, वहां से ना हम लोग रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने वाले हैं। इसको लैम्डा लिख लो और इसको म्यू लिख लो, ठीक है। तो यहां से फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बच्चों, फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। इसको अगर पॉइंट P मैं बोल दूं तो ये बनेगा लैम्डा +2, फिर बनेगा आपका 3 लैम्डा +2, देन लैम्डा +3, ठीक है। दूसरे वाले के लिए पॉइंट Q मान लो, तो म्यू +2, 4 म्यू +3, देन 2 म्यू +4, ठीक है। अब अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट P एंड Q कोइंसाइड करने चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखूंगा कि इफ लाइंस इंटरसेक्ट, ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको, इफ लाइंस इंटरसेक्ट देन P एंड Q मस्ट कोइंसाइड। अब ये दोनों अगर कोइंसाइड करेंगे तो इसमें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम होंगे बच्चों। तो इस वजह से लैम्डा +2 विल बी इक्वल टू म्यू +2, ठीक है। एंड देन आपका 3 लैम्डा +2 विल बी इक्वल टू 4 म्यू +3, ठीक है। देन आपका लैम्डा +3 विल बी इक्वल टू 2 म्यू +4। आपको कितनी इक्वेशंस मिली बच्चों यहाँ पर, तो आपको 3 इक्वेशंस मिली। आप इसमें से कोई सी भी 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, कोई से भी। सुनना ध्यान से, कंसेप्ट क्या बताऊंगा। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, मेरे को यही आसान लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू म्यू के इक्वल आ रही है, ध्यान से देख लो, है ना, इसलिए मुझे आसान लग रहा है। तो लैम्डा की जगह म्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में डाल दूंगा। तो जैसे मैं ये काम करूंगा तो ये बनेगा आपका 3 म्यू -1 इक्वल टू 4 म्यू। ये -1 कैसे आया समझे,
ये जो 3 है ना यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में, इस 3 को मैं LHS में ले गया असल में, और लेमडा की जगह म्यू तो मैंने डाल ही दिया। अब यहाँ से आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमें म्यू की वैल्यू क्या मिल रही है, तो हमें म्यू की वैल्यू मिलेगी -1। समझे बच्चों, इस 3 म्यू को हम RHS में ले आएंगे, तो जैसे ही म्यू मिला तो यही तो हमें लेमडा मिल जाएगा बच्चों, समझे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से लेमडा और म्यू सेम आया था। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से लेमडा और म्यू की जो वैल्यू मिली है उसको रिमेनिंग यानी थर्ड इक्वेशन में डाल के चेक करो कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं थर्ड इक्वेशन को एक बार जरा सिंपल वे में लिख देता हूँ। तो ये बनेगा लेमडा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप थर्ड इक्वेशन बोल दो, सिंप्लीफाई हो गया बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के मैं LHS में ये वैल्यू पुट करूंगा, तो लेमडा माइनस 2 म्यू मतलब लेमडा की जगह -1 -2 और म्यू का मतलब भी -1। बात समझ आ रही है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 - 1 दैट इज 1। नाउ दैट इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड इक्वेशन को लेमडा और म्यू की ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। अब अगर ऐसा हो, कैसा हो, हमें क्या करना है कि यहाँ पर 3 इक्वेशंस बनेंगी। जब हम XYZ के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, 3 इक्वेशंस में से कोई से भी 2 इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है। लेमडा म्यू की वैल्यू आएंगी, उन 2 वैल्यूज को आप क्या करो, थर्ड इक्वेशन में डाल के चेक करो। अगर सेटिस्फाई हो जाए तो फिर इसका मतलब ये हुआ P एंड Q विल कोइंसाइड, मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। बात समझ आ रही है। और अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो लेमडा और म्यू की उन वैल्यूज के लिए, ठीक है, तो फिर हम बोल देंगे लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो लेमडा और म्यू की वैल्यू आ चुकी है, तो मैंने देखा कि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई भी हो गया है, तो यहां पर हम बोल देंगे देयरफॉर लाइंस विल इंटरसेक्ट, लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन है। और कहां इंटरसेक्ट करेंगे, सो एट P लिखो या Q लिखो, बात एक ही है, क्योंकि P लिखोगे तो लेमडा की जगह -1 डालोगे और Q लिखोगे तो म्यू की जगह -1 डालोगे। आप दोनों में से कोई सा भी काम करके देख लो, P और Q सेम ही आने वाले हैं, चेक करके देख लेना। तो ये 1 आएगा, ये -1 और ये 2 आएगा। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। तो बच्चों ये तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और आपकी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये भी प्रूव हो गया, यानी दोनों काम एक साथ हो गए। अब हमें एक काम और भी करना है। एक काम और क्या करना है कि आपसे इक्वेशन पूछा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कंटेन्स द 2 लाइंस। अब 2 लाइंस को अगर कोई प्लेन कंटेन करता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं आपके लिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो क्या होता है फॉर्मूला, दिस इज x - x1 y - y1 z - z1, ठीक है। यहां पर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर आपका x3 - x1, फिर आपका y3 - y1, फिर आपका z3 - z1, और ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो अभी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है दोनों लाइंस के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये, तो एक पॉइंट बन गया आपका 1 - 1 एंड 2, ठीक है। बात समझ आ रही है। और बाकी 2 पॉइंट्स कहां से लिखोगे, तो आपका ये जो लाइन का इक्वेशन गिवन है ना बच्चों, तो यहां से बाकी 2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, यानी 2, 2, 3 पहले लाइन से, और यहां से 2, 3, 4, ठीक है। सो लेट मी राइट 2, 2, 3, यानी 2, 2, 3, और दूसरा क्या था, तो 2, 3, 4 था, ठीक है बच्चों, 2, 3, 4 था, यस 2, 3, 4। अब आगे बढ़ते हैं जरा, इनको यहां पर यूज कर लेते हैं और अपना काम आगे लेके चलते हैं। तो ये बनेगा आपका x - 1, और ये बनेगा y + 1, और ये बनेगा z - 2। फिर x2 - x1 यहां से डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर y2 - y1, ठीक है, फिर z2 - z1, ठीक है। फिर x3 - x1 ऐसे कर दो, तो 2 - 1 3 -1, ठीक है, 4 - 2, ठीक है बच्चों। अब इसे 0 के इक्वल रख दो। अब यहां से हमें एक्सपेंड करना है सिर्फ, तो एक्सपेंड कर देते हैं, रो 1 के अलोंग ही कर दो। तो ये बनेगा आपका x - 1, तो 3 2 6 -4 यानी 2 आ जाएगा। फिर आपका आएगा माइनस ऑफ y + 1, तो ये आपका क्या बनेगा, 2 - 1 दैट इज 1 ही रह जाएगा। फिर आपका ये z - 2, फिर आपका ये 4 - 3 यानी ये भी 1 ही रह जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x - y + z, यहां पर आपका आएगा -2 -1 और -2, यानी माइनस का 5 इक्वल्स 0। तो बस ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। वैसे आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कौन सा ज्यादा सिंपल है, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा बेसिकली, ठीक है, यानी सेक्शन 5 आज खत्म, मॉर्निंग शिफ्ट का प्री बोर्ड एग्जाम भी आज खत्म, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इस एलपीपी को, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों काम करने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों काम करने हैं।
और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स तो आपके सामने हैं ही। तो यहाँ पर ग्राफ हम प्लॉट करेंगे सबसे पहले। तो ग्राफ के लिए मैं बना देता हूँ आपका ये y एक्सिस बच्चों, ठीक है, और ये रहा आपका x एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो x 0 होगा तो y 20, और अगर y 0 होगा तो x 60, यानी एक लाइन तो आपको ऐसे मिल जाएगी। तो लेट मी ड्रॉ दिस लाइन फॉर यू। तो दिस इज द फर्स्ट वाला लाइन, ठीक है। ये पहले वाला हो गया आपके लिए, ठीक है बच्चों, ये पहले वाला हो गया। इसे फर्स्ट बोल दो, इसे सेकंड, इसे थर्ड, और बस ये तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो सेकंड वाले के लिए x10 तो y10, यानी यहां से आ जाएगा आपका सेकंड वाला बच्चों, इस तरीके से ये आपका सेकंड वाला आ गया। और थर्ड वाला आपका ओरिजिन से पास कर जाएगा ऐसे, ठीक है। ये थर्ड वाला आप यहाँ लिख दो, ठीक है बच्चों। अब हमें शेडिंग करनी है। तो टेस्टिंग पॉइंट अगर मैं ओरिजिन लूंगा फर्स्ट वाले के लिए तो 0,0 अगर हम लेंगे तो 0<60 आएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका ट्रू, यानी फर्स्ट वाले का शेडिंग होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। सेकंड वाले के लिए अगर हम करेंगे तो 0> 10 आ जाएगा, यानी ये फॉल्स, यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड वाले के लिए ओरिजिन हम ले नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया 20,0, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका बन गया फॉल्स। तो 20,0 वाला पॉइंट यहाँ पर है और ये है फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो इसकी तरफ शेडिंग करेंगे, है ना, टेस्टिंग पॉइंट की तरफ शेडिंग करेंगे। लेकिन फॉल्स आया तो इसके अवे शेडिंग करेंगे। तो इस वजह से आपको ये वाला रीजन मिल जाएगा जो कि कॉमन फिजिबल रीजन आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडिंग करना है। ये बात तो ये दोनों बता ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इतना काम तो हो गया। अब हमारे पास रह गया कॉर्नर पॉइंट्स निकालने का काम। तो कॉर्नर पॉइंट्स भी इंडिकेट कर लेते हैं जरा आपके लिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप A मान लो, फिर इधर B ले लेंगे, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, इसे C ले लो और इसे D ले लो, ठीक है। तो A पॉइंट तो डायरेक्टली हमको मिल रहा है कॉर्नर पॉइंट्स, और ये आपका वैल्यू ऑफ Z, वैल्यू ऑफ Z। तो बच्चों यहाँ से अपने कॉर्नर पॉइंट्स यानी पॉइंट A को देखेंगे तो 0,10, और पॉइंट D आपका आ जाएगा 0,20, ठीक है। पॉइंट B निकालने के लिए आप लोग क्या करिए कि आपका सेकंड और थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये x = y यानी 2y यानी 5,5 आ जाएगा। फिर पॉइंट C निकालने के लिए आप लोग थर्ड वाले को और फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 4y यानी 15 आ जाएगा y, तो x भी आपका 15 आएगा यानी 15,15, ठीक है। अब पॉइंट A B C D इनके कोऑर्डिनेट्स हम z में डालेंगे तो ये बनने वाला है 90, ये बनने वाला है 45, 15 यानी 60, ये बनने वाला है 135 एंड 45 दैट इज 180, ये बनने वाला है आपका 180, ठीक है। तो हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो मिनिमम वाला तो ये रहा और मैक्सिमम वाले दो वैल्यूज हैं बेसिकली, ठीक है। ये आपका मिन हो जाएगा और ये आपके मैक्स वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम तो आप डायरेक्टली डिक्लेयर कर दो कि मिनिमम ऑफ z, तो वो क्या आ गया आपका 60, कहां पर, तो एट द पॉइंट 5,5। लेकिन मैक्सिमम की जब बात करोगे ना तो मैक्स ऑफ z वो 180 तो है, लेकिन वो कहां पर है, तो एट ऑल द पॉइंट्स ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट C एंड D, ठीक है बच्चों। यानी C और D जो लाइन सेगमेंट बना ना आपका, देखो ये वाला लाइन सेगमेंट, तो इस पूरे सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स पे Z की वैल्यू 180 ही मिलने वाली है। तो इस पूरे लाइन सेगमेंट के ऊपर आपका Z मैक्सिमम होगा 180 होगा, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इसमें भी एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बोला हुआ है कि कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर। हमें पहले से ही कॉर्नर पॉइंट गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, तो हमें मैक्स वैल्यू निकालनी है z की, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट और ये आपका वैल्यू ऑफ z, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ओरिजिन है, फिर आपका है 0,40, देन यू हैव 20, 40, देन 60, 20 और फिर है आपका 60,0। तो 0,0 आप यहाँ पर डालेंगे, 4x + 3y में तो 0 ही रहेगा। 0,40 डालेंगे तो 120 आएगा, 20,40 डालेंगे तो 80 + 120 दैट मीन्स 200 हो जाएगा। 60,20 डालेंगे तो 240 एंड 60 मीन्स 300 हो जाएगा और ये आपका 240 आएगा। तो हमें तो मैक्स वैल्यू निकालना है, तो ये रहा आपका मैक्स वैल्यू। तो डिक्लेरेशन क्या आ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विल बी 300, ठीक है बच्चों।
बात क्लियर है? तो ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ इसको भी देख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर। ठीक है, हमें फिर से कुछ यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है। z की वैल्यू ये दे रखी है, लेकिन बताया हुआ है कि p और q पॉजिटिव होंगे। ठीक है, हमें p और q पे कंडीशन निकालना है, सो दैट मिनिमम ऑफ z विल अकर एट 3 0 एंड 1 1। अब बच्चों बात सिंपल सी है। सिंपल सी बात क्या है कि अगर z मिनिमम आपके 3 0 पे भी आ रहा है और z मिनिमम आपके 1 1 पे भी आ रहा है, ये दोनों इक्वली तो होंगे। मैंने भी तो इक्वल रख दिया, देखो यहाँ पर, समझ रहे हो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अगर मैं 3 0 को z इक्वल्स पी एक्स प्लस क्यू वाई में पुट करूंगा तो ये बनेगा p इंटू एक्स की जगह 3 प्लस क्यू इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 3p इज इक्वल टू p प्लस क्यू। यहां से साइड चेंज करो तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो बस ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का भी हमने अल्टरनेटिव सॉल्व कर लिया। अब बेसिकली अगर आप दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करें, 38 में ऊपर वाले क्वेश्चन में ग्राफ बनाया था आपने, यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ बनाया, और यहाँ पर बस ये डायरेक्ट काम हो गया, कॉर्नर पॉइंट गिवन था। तो आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया? डू लेट मी नो। कौन सा आसान रहा होगा आपके लिए, कौन सा टाइम सेविंग रहा होगा आपके लिए? ये चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा इस साल, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में। बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।